बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 है आपका मौसम और जलवायु। ठीक है, चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। इस चैप्टर का नोट्स मैंने अच्छी तरीका से ऐप पर अपलोड कर रखा है। यदि आप लोग नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आइए आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बार बार आपको एक ही बात बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आंसर है आप रटिए नहीं, आप समझ लीजिए ऐसा कि आपको कहीं भी कोई भी पूछे आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा। तो आप लोग अपने बुक को खोल लीजिए, कॉपी कलम को लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए। कहता है सही विकल्प चुनें। सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। जो बाबू एक ही दिशा में बहेगी पवन, उस पवन को हम लोग अस्थाई पवन कहेंगे। वो अस्थाई होता है। एक ही दिशा में बहने वाली पवन कैसी पवन होगी? अस्थाई पवन होगी। ठीक है, आप लोग समझ गए। दूसरा कहता है जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया। जलवाष्प है वो जल बनेगा, जलवाष्प में है वो जल बनेगा। ये प्रक्रिया संघनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संघनन। आप लोग टिक कीजिए। तो दूसरा आगे देखिए, कैटरीना। कैटरीना एक क्या है? चक्रवात है। क्या है? चक्रवात। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये एक चक्रवात का है। ठीक है, तो आप लोग ये सारा कुछ समझ गए। ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला जो था क्लियर हो गया ना। आइए अब दूसरा देखिए, कहता है खाली जगहों को भरे। चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है। तो आपको पता होगा चक्रवात के केंद्र में अधिक दाब होता है। ठीक है, आप लोग भर लेंगे। दूसरा देखिए, लू एक डैश हवा है। लू एक गर्म हवा है। क्या है? गर्म हवा है। ठीक है, भर लेंगे। आगे देखिए, ऊंचाई के कारण हवाएं डैश होकर संघनन करती है। तो हवाएं ठंडी होकर संघनन करती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप लोग भरिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? विषुवतीय क्षेत्रों में डैश वर्षा होती है। संभावित या संवाहनिक लिख लीजिए। ठीक है, ये वर्षा होती है, लिख लिए। चलिए इस प्रकार आप लोग भर लीजिए। तो एक बार सारे बच्चे भर लेंगे इस प्रकार। चलिए भर लिए, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है और यही क्वेश्चन आंसर आपको समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाना है? तो बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए। उत्तर में क्या लिखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मौसम के अंतर्गत निम्न तत्वों का अवलोकन किया जाना। जैसे तापमान हो गया, मौसम कैसा है इसके लिए हम लोग क्या अवलोकन करेंगे कि तापमान कैसा है, वायु का दबाव कैसा है, वायु की गति क्या है, वायु की दिशा क्या है, मतलब पूरब की ओर बह रहा है या पश्चिम की ओर बह रहा है, वर्षा होगी, आर्द्रता पता करेंगे, बादल की स्थिति देखेंगे कि आकाश में बादल है, बादल होगा तब ना अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होगी या ना होगी। ये सब हम लोग मौसम के अंतर्गत क्या करते हैं, इस सब चीज का अवलोकन किया जाता है। समझे आप लोग? समझे? एक बार यस लिख देंगे। ओके, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है जलवायु को परिभाषित करें। जलवायु को परिभाषित करना है। तो जलवायु आप लोग बताएंगे क्या बताएंगे कि जो मौसम की स्थिति को तय करे, वही को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग जलवायु बोलते हैं। इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसका निर्धारण जो है ना, वो मौसम पर निगरानी रखकर किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, समझिए। जलवायु किसी क्षेत्र के विशेष के मौसम की औसत स्थिति को दर्शाती है। इसका निर्धारण लंबे समय तक मौसम पर निगरानी रखकर किया जाता है। जलवायु के अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र के तापमान, वर्षा, वायु गति, दिशा आदि का औसत डाटा कम से कम 30 वर्षों तक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नहीं भी याद करेंगे, यहाँ तक नहीं भी लिखेंगे, यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो आपको कोई भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, समझे आप लोग? चलिए आगे देखिए, कहता है आप लोग को जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। VVI क्वेश्चन है, आपको आगे भी काम देगा। जलवायु को कौन कौन कारक प्रभावित करता है, क्या लिखेंगे? जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला हो गया पृथ्वी की घूर्णन गति, दूसरा समुद्र धाराएं, तीसरा हवा की गतियां, चौथा भू आकृतियां, आगे अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, वनस्पतियां, महासागर से दूरी इत्यादि। ये सब क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। समझिए आप लोग?
समझ गए ना, एक बार यस लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आगे बहुआ आप लोग कह रहा है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। मानिए यहाँ का तापमान कुछ और है, वहाँ मतलब दूसरे जगह का तापमान कुछ और है, जबकि सब लोग कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर ना, तो अलग क्यों होता है। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में, पृथ्वी का तापमान विभिन्नता होना स्वाभाविक है। ये बात क्या है, स्वाभाविक है कि होगा ही, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर धूप की रोशनी अक्षांशानुरूप अलग अलग होती है। मानिए कि कभी इधर पृथ्वी का जो अक्षांश है, ठीक है ना, ये रोशनी जो होगा ये अक्षांशानुरूप होगा। कभी इधर अगर पड़ी सूर्य तो इधर का आपका क्या, इधर तापमान बढ़ेगा, इधर पड़ा तो इधर बढ़ेगा। ठीक है, अभी समझिएगा आगे, है ना। अक्षांशानुरूप अलग अलग कोनों पर पड़ती है। इसके अलावा लैंडफॉर्म, समुद्री धाराएं, हवा की गतियां आदि भी तापमान को प्रभावित करती है। मानिए किसी के इधर कोई समुद्र के किनारे रहता है, कोई नदी के किनारे रहता है, कोई पेड़ पौधा के बीच में रहता है, तो वहाँ का तापमान नॉर्मल होता है ना। अगर आप लोग रहिएगा शहर के इलाके में, वहाँ पर गर्मी लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत सुबह में थोड़ा बहुत आपको ना चैन मिलेगा, नहीं तो भर दिन गर्मी के दिनों में आप लोग परेशान रहिएगा बड़े बड़े टाउन में, ठीक है ना। गाँव में तो टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे के बीच यदि हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने अनुसार लिख लेंगे। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है। तापमान का जो प्रभाव है ये मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि करें। लिखेंगे तापमान का मौसम पर गहरा प्रभाव है ना। उदाहरण के तौर पर गर्मियों में तापमान बढ़ने से पानी का वाष्पीकरण बढ़ता है और मौसम गर्म व आर्द्र हो जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान कम होने पर वाष्पीकरण कम हो जाता है, आर्द्रता भी कम हो जाती है और मौसम शुष्क व ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझे आप लोग। आगे बढ़िए, कहता है पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध है, इसका क्या महत्व है। लिखेंगे पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की गिरावट के आधार पर 3 प्रमुख ताप कटिबंध होते हैं। उष्ण कटिबंध, उसके बाद उपक्रांतीय, आप लोग लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंध, एक लिखेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, तीनों आप लोग नाम दे देंगे। ठीक है, बस हो गया। इसका महत्व की बात करें तो इसका आप लोग लिखेंगे इसलिए महत्व है क्योंकि ये जलवायु की स्थिति को निर्धारित करता है। आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग फिर से समझिए। लिखेंगे पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है, इतना लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जलवायु की स्थिति को निर्धारित करते हैं। आप लोग समझे। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध है, अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फर्स्ट में हो गया उष्ण कटिबंध, दूसरा हो गया आपका शीतोष्ण, तीसरा हो गया आपका समशीतोष्ण बोलिए या शीत कटिबंध। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका क्या महत्व है, तो इसका ये महत्व है कि ये जलवायु की स्थिति को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कहता है वायु में गति के क्या कारण है। लिखेंगे वायु में गति उत्पन्न होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे तापमान में अंतर, ये क्या हुआ वायु में गति आप बताएगा। वाष्पीकरण और संघनन, ये भी क्या है कारण है किसमें, वायु में गति का। पृथ्वी की घूर्णन गति, ये भी किसकी कारण है, वायु में गति का। समुद्री धाराएं, ये भी किसका कारण है, वायु में गति का। पर्वत श्रृंखलाएं, ये भी वायु के गति का कारण है। तापमान अंतर के कारण वायु से लेकर पवनों तक गति उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है पवन के कितने प्रकार है, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन करना है। वर्णन भी करना है, पहले तो पवन के कितना प्रकार है उसके बाद वर्णन। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि पवन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक स्थानीय पवन, एक मौसमी पवन, एक अस्थायी पवन और एक विरल पवन। स्थानीय पवन के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोई निश्चित स्थान पर होता है ना। मौसमी जो मौसम के अनुसार पवन बहता है। अस्थायी जो वर्ष भर एक ही दिशा में रहता है, स्थायी रहता है। ठीक है, ये सब आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए स्थानीय पवन हम लोग नंबर 1 लिए हैं, इसको इंग्लिश में लोकल विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकल विंड्स। ये पवनें किसी विशेष स्थान पर उत्पन्न होती है और इसी इलाके में प्रभावी होती है। जैसे समुद्री वायु की बात करें, भूमि वायु की बात करें, पहाड़ी वायु की वो बात करें या घाटी वायु की बात करें, तो ये सब वायु आता है स्थानीय पवन के अंतर्गत, मतलब लोकल विंड्स के अंतर्गत। हवा को इंग्लिश में विंड बोला जाता है, पवन को इंग्लिश में विंड बोला जाता है और स्थानीय को इंग्लिश में लोकल बोला जाता है। लोकल आप लोग सुनते होंगे, लोकल है ना, लोकल में ही पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये मतलब निश्चित स्थान हो गया। ठीक है ना। मौसमी मतलब हुआ पीरियोडिक विंड्स। ठीक है ना। अच्छा अभी देखिएगा, ये वायु विशिष्ट समय के बाद बदलती है। ठीक है, इनमें मानसून पवन, पश्चिमी वायु शामिल है। मानसून भारत में गर्मियों व सर्दियों मौसम में बदलता है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाएगा अस्थाई पवन, जिसको बोले अस्थाई का मतलब हुआ परमानेंट। परमानेंट जानते होंगे आप लोग, ये अस्थाई पवन है मतलब परमानेंट विंड्स है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये परमानेंट आदमी है। ठीक है, ये हमेशा हम लोग को साथ देंगे। ठीक है, मतलब जब तक ये रहेंगे तब तक हम लोग को साथ देंगे। ठीक है,
अच्छा चलिए, परमानेंट विंड्स का मतलब हुआ स्थायी, ठीक है। ये पवन क्या होता है कि लगभग सभी समय बहती रहती है। ये जो होगा स्थायी होगा, ये वर्ष भर एक ही दिशा में बहेगा, ठीक है। व्यापारिक पवन और पूर्वी पवन इसके उदाहरण है, ठीक है। आगे आता है विरल पवन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी विंड्स। विरल टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, अचानक आएगी फिर कुछ देर तक रहती है, फिर क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो बोले लिखेंगे आप लोग, ये पवनें अचानक उठती है और कुछ ही देर तक रहती है। तूफानी पवनें लू इस श्रेणी में आते हैं। लू आप लोग जानते होंगे, कभी कभी गर्मी के मौसम में लू मारा जाता है, तो कभी कभी ये ऐसा पवन आता है, बोलते होंगे ऐसा हवा आता था जैसे लगता था कि लू मार देगा गर्मी में, ठीक है। इतना धूप था कि लगता था जैसे लू मार देगा, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। ये सब विरल पवन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मतलब टेम्पोररी विंड्स, ठीक है। आप लोग को याद हुआ पवन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला कौन, स्थानीय पवन। दूसरा कौन, मौसमी पवन, ठीक है। तीसरा अस्थाई, चौथा विरल। आप लोग 2-3 बार बोलिएगा, है ना। अपने एक बार बोल दिए, अब एक बार पेज को पलटिए और बोलिए, फिर एक बार आप लोग अपने खुद से लिखिए। पहले एक बार मेरा आंसर देखकर लिखना है, एक बार खुद से लिखना है। और आप लोग को मैं बार बार एक ही चीज़ होमवर्क देता हूँ कि 2 से 3 बार आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा, 2 से 3 बार चैप्टर को पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करवाता हूँ आपको। होमवर्क के लिए बस एक ही काम, चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए। कहता है स्थलीय समीर व समुद्री समीर में क्या अंतर है। लेकिन स्थलीय समीर और समुद्री समीर दोनों स्थानीय पवनें होती है, लेकिन इनमें निम्नलिखित अंतर होते हैं। स्थानीय समीर जो होता है ये दिन के समय समुद्र से तटीय भागों की ओर चलती है, लेकिन जो समुद्री समीर होता है वो रात में तटीय भाग से चलेगा, ठीक है ना। स्थलीय समीर जो होता है, यहाँ का जो तटवर्ती भाग होगा वो ठंडा होता है, लेकिन वहाँ समुद्री समीर वाला गर्म होगा। तो आप लोग को यहाँ पर देखिए हम दे रखे हैं, इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखेंगे, स्थलीय समीर की गति अधिक होती है जबकि समुद्री समीर की गति कम होती है। जब भी आप लोग को अंतर लिखना हो तो 2 एक प्रकार कॉलम बनाएंगे। पहले आप लोग इतना लिख दीजिए, उसके बाद एक इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। इधर आप लोग लिखेंगे स्थलीय समीर, क्या लिखेंगे, स्थलीय समीर लिख दिए। चलिए इधर कॉलम बनाइए, समुद्री समीर बनाए, दोनों ओर कॉलम बना लिए। कॉलम बनाने के बाद इधर पॉइंट डालकर लिखिए, नंबर 1 पॉइंट, इधर भी पॉइंट दीजिए, इधर भी पॉइंट दीजिए, इधर भी लिखिए। स्थलीय समीर दिन के समय क्या करते हैं, तटीय भाग की ओर चलते हैं, जबकि समुद्री समीर रात के समय क्या करते हैं, तटीय भाग की ओर चलते हैं। ये जो स्थलीय समीर होता है ये तटवर्ती भागों को ठंडा रखती है, जबकि समुद्री समीर क्या होता है, गर्म रखता है। इस प्रकार लिख लिए। आगे एक और लिखिएगा, क्या लिखेंगे, स्थलीय समीर की गति क्या होती है, अधिक होती है। समुद्री जो समीर होता है उसका गति कम होता है। 3 अंतर लिखना हो तो हम लोग कॉलम बनाते हैं, 2 अंतर लिखना हो तो जबकि लगाकर लिखते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे इस बातों का। आगे देखिए चक्रवात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके प्रभावों को लिखेंगे। चक्रवात एक प्रबल वायु की प्रणाली होती है जो समुद्र से बहुत तेज गति से घूमती हुई चलती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके केंद्र में बहुत कम वायु दाब और तेज हवाएं होती है। चक्रवात के प्रमुख प्रभाव है जैसे तूफानी हवा, भारी वर्षा, समुद्र में उठती उच्च लहरें, बाढ़ और भूस्खलन। ये आपदाएं व्यापक नुकसान पहुंचाता, अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिससे मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण को भारी क्षति होती है। लिख लेंगे। आगे देखिए वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार है लिखेंगे। जब हवा में मौजूद वाष्प ठंडी होकर संघनित होने लगता है तो छोटे छोटे जल बूंदों में आकर बदलने लगता है, जिससे आसमान में बादल का रूप मिल जाता है। ये जल बूंदें बनकर बहुत भारी हो जाती है और वर्षा के रूप में गिरने लगती है। आप लोग समझे वर्षा कैसे होता है। पहले क्या होगा, आपका मानिए ये क्या है, एक नदी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, बड़ा बड़ा समुद्र जैसे होता है, वहाँ पर क्या होगा, ये धूप के कारण सब जल जो है वाष्प बनकर क्या होगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये आकाश आसमान में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जल के बूंद के आकार में लेगा और आसमान में क्या करेगा, बादल का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा, बादल का रूप लेगा। बादल का रूप लिया तो बादल का रूप लेने के बाद क्या होगा कि जब ये जल बूंदे बहुत भारी हो गया ना, अब बूंद भारी हो गया तो क्या होता है कि वर्षा के रूप में छोटा छोटा बूंद टिपक, है ना, यहाँ पर गिरने लगता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्षा होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार वर्षा होती है, ठीक है। अब वो बोलता है वर्षा कितने प्रकार के, तो वर्षा 2 प्रकार का होता है। एक होता है निचलित वर्षा, दूसरा उत्थलित वर्षा, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। आगे देखिए अब आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकता है। अत्यधिक मानिए वर्षा हो गया तो क्या नुकसान होगा, लिखेंगे अत्यधिक वर्षा से कई प्रकार के नुकसान होंगे, जैसे नदियों का उफान, बाढ़, भूस्खलन, फसलों का नुकसान, मकानों और संरचनाओं का क्षति, जनधन की हानि,
है ना, सड़कों और पुलों का नुकसान होना बहुत प्रकार के होता है, जिससे मानव जीवन में क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कहता है अधिक वर्षा एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों के जनजीवन पर क्या अंतर होता होगा। लिखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की पैदावार अच्छी होती होगी, जल स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते होंगे। माने जहाँ वर्षा अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा, आप लोग खुद ही समझिए। वर्षा अधिक होगा मतलब पानी अधिक मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा, वहाँ पर फसल क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा, जहाँ पर वहाँ पर फसल जो होगा वो कैसे हरियाली होगी, है ना। अच्छा, वहाँ पर गर्मी भी कम पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर कम वर्षा वाला खेत है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खेती बाड़ी पर निर्भरता कम होगी, पर है ना, लोगों को अधिक खर्च भी लगेगा, खेत मतलब फसल भी अच्छा उपज नहीं होगा। ठीक है, पानी भी थोड़ा बहुत कमी हो जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होती है और उद्योगिक बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इन अंतरों के कारण लोगों के जीवन शैली और रहन सहन में काफ़ी विभिन्नता भी आती है। ठीक है, आगे देखिए, यदि वर्षा कम हो तो क्या परेशानी होगी। लिखेंगे यदि किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो कई परेशानी का सामना करने पड़ेगा, जैसे सूखा पड़ जाएगा, कृषि में बहुत प्रकार सा, है ना, हमको पेयजल में कमी हो जाएगा, जंगल को सूखने लगेगा, है ना, बहुत सारा हमको कमी महसूस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो लिखेंगे वर्षा जल हम लोग को क्या देता है, संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी हमारा क्या है, जीवन का मूल स्रोत है। पानी के बिना हम लोग नहीं, खाना पीना के बिना आप लोग 1 से 2 दिन रह जाइएगा, लेकिन पानी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, पानी के अभाव में खेती बाड़ी हो सकती है। ठीक है, ना ही खेती बाड़ी होगा, ना ही हम लोग जीवित रहेंगे, ना ही वर्षा जल संरक्षण अगर नहीं करेंगे तो इसे बचाना और सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर हम लोग को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्षा जल को सुरक्षित रखना चाहिए। आगे देखिए, अब आप लोग का कह रहा है कि पवन, पता कीजिए कि ये पवन कहाँ बहते हैं। जैसे आपका हो गया लू, ये विशाल मैदान, है ना, चिन्कू दक्षिण कनाडा, गरजता 40, ये मध्य भारत में, दहाड़ता 50, ये प्राद्वीपीय भारत में, हारी की अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार मैं आप लोग को सारा कुछ दे दिया हूँ, आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोग का ये जितना भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो चुका होगा। जो भी क्वेश्चन था मैंने एक एक क्वेश्चन को बताया, साथ ही क्रियाकलाप का जो क्वेश्चन था उसको भी करके बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, और यदि PDF लेना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर का तो कुछ भी नहीं करना है, बिना पैसा खर्च किए आप लोग जाइए गूगल में सर्च कीजिए, आप लोग svmclasses.com, फ्री में PDF लीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।